जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का योगदान बैच चल रहा है और उसके अनुसार हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिंदी, इंग्लिश सभी के बारी बारी से हम लोग जो है सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दिनों से आप लोग परेशान हो रहे थे कि भैया डेली वीडियो ले आइए। जी हाँ, बिल्कुल डेली वीडियो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, पूरे झारखंड में जो है मौसम चेंज है, जिसके कारण नेटवर्क की काफ़ी समस्या हो रही थी। इस कारण से हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, नेटवर्क काफ़ी इशू है, मतलब एक वीडियोज़ को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए जो है आपके लिए वीडियोस बनाने में डिले हो रही है। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिस्ट्री का पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। योगदान बैच के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से आप अपने सभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम अपने पहले सवाल की ओर आते हैं। हमारा जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो आइए इसके आंसर को देखिए, यहाँ पर आपके सामने इसके आंसर को ला दिया गया है कि पितृवंशिकता का आशय वंश परंपरा से है, जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र इत्यादि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक एवं संपन्न परिवार शामिल थे। ऐसे परिवारों को पितृवंशिकता निम्नलिखित दो कारणों से महत्वपूर्ण रही होंगी। कौन कौन से कारण थे? सबसे पहला कारण यहाँ पे दिया गया है, वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु धर्म सूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं। यानी कि धर्म के अनुसार अगर जाने तो हमारा जो वंश चलता है वो पुत्र से ही चलता है। अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी। यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था इसका कि उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकार के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी, अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। इसको यहाँ से आप लोग नोट्स में लिखेंगे और इसको तैयारी करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज की रक्षा का दायित्व और शासक बनने का अधिकार क्षत्रियों के पास था, परंतु हम देखते हैं कि आरंभिक राज्यों में सभी शासक क्षत्रिय वंश से नहीं थे। बहुत से गैर क्षत्रिय शासक वंशों का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए ह्वेनसांग के समय उज्जैन व महेश्वरपुर के शासक ब्राह्मण थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य को भी ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र बताया गया, जबकि बौद्ध ग्रंथों में उसे क्षत्रिय मानते हैं। मौर्यों के बाद शुंग व कण्व ब्राह्मण शासक बने। गुप्त वंश के शासक तथा हर्षवर्धन भी संभवतः वैश्य थे। इनके अतिरिक्त प्राचीन काल में बाहर से आने वाले बहुत से आक्रमणकारी शासक शक, कुषाण इत्यादि भी क्षत्रिय नहीं थे। दक्कन भारत के सातवाहन शासक भी स्वयं को ब्राह्मण कहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि आरंभिक राज्यों में अधिकांशतः शासक क्षत्रिय होते थे, परंतु सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं। हमारा तीसरा सवाल है कि द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है कि द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाएं ये दिखाती है कि धार्मिक मानदंड समय, स्थान और सामाजिक वर्ग के अनुसार अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। इन तीनों कथाओं में धर्म की व्याख्या भिन्न प्रकार से की गई है। पहला, द्रोण की कथा। ठीक है, द्रोण एक ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों को शास्त्र विद्या सिखाई। उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक निम्न जाति का था। इससे पता चलता है कि धर्म उस समय के ब्राह्मणीय मानदंड जाति आधारित थे। ज्ञान और शिक्षा तक पहुंच जाति के आधार पर सीमित थी। दूसरा पॉइंट था हिडिंबा की कथा। हिडिंबा एक राक्षसी थी, फिर भी उसने भीम से विवाह किया और घटोत्कच नामक वीर पुत्र को जन्म दिया।
ये कथा दिखाती है कि धर्म की मान्यताएं लचीली हो सकती थी और विवाह तथा संबंधों में जाति या वर्ण बाधा नहीं बनती थी। यह लोक धर्म की ओर संकेत करता है जो अधिक उदार और व्यवहारिक था। उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, मातंग की कथा। मातंग एक शूद्र या अति पिछड़ी जाति के थे जिन्होंने तपस्या से ज्ञान और सम्मान प्राप्त किया। उनकी कथा से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक उन्नति जाति पर निर्भर नहीं थी, यह भक्ति या तप के माध्यम से समानता का संदेश देती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसको नोट करके नोट्स बना लेंगे। चौथा सवाल है आपका कि किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणीय दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष सूक्त पर आधारित था। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में लिखना है आपको, पुरुष सूक्त और बौद्ध सामाजिक अनुबंध की अवधारणाएं समाज के गठन और वर्ग व्यवस्था को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती है। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण है ना, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया कि समाज के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पुरुष नामक आदिम मानव के शरीर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। यह व्यवस्था दैवी और अपरिवर्तनीय मानी जाती थी। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट, बौद्ध सामाजिक अनुबंध की अवधारणा। बुद्ध ने बताया कि प्रारंभ में सभी मनुष्य समान थे, लेकिन जब समाज में अपराध और अन्याय बढ़ने लगे तब लोगों ने आपसी सहमति से एक राजा का चुनाव किया। इस प्रकार समाज का एक गठन एक सामाजिक अनुबंध के माध्यम से हुआ। ठीक है, यह व्यवस्था लचीली, सामाजिक ज़रूरतों पर आधारित और मनुष्य द्वारा बनाई गई थी, ना कि ईश्वरीय, यानी कि ईश्वर ने ऐसे जाति व्यवस्था को नहीं बनाया है। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम में इतना बड़ा सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जो है छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है कि क्या ये संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि महाभारत के रचनाकार के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं है। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश जी से लिखवाया था, परंतु आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुई है। वर्तमान में इस ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन शुरू में इसमें मात्र 8,800 श्लोक ही थे। दीर्घ काल में रचे गए इन श्लोकों की रचयिता कोई एक लेखक नहीं हो सकता। विजयों का बखान करने वाली ये कथा परंपरा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रही। इतिहासकारों का अनुमान है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इस कथा का परंपरा को ब्राह्मण लेखकों ने अपनाकर इसे और विस्तार दिया, साथ ही इसे लिखित रूप भी दिया। यही वह समय था जब उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों और राजतंत्रों का उदय हो रहा था। कुरु और पांचाल, जो महाभारत कथा के केंद्र बिंदु हैं, भी छोटे सरदारी राज्यों से बड़े राजतंत्रों के रूप में उभर रहे थे। संभवतः इन्हीं नई परिस्थितियों में महाभारत की कथा में कुछ नए अंश शामिल हुए। यह भी संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को नियमित रूप से लिखवाना चाहते हों। अतः ऐसा मानना कि महाभारत का एक ही रचयिता था संभव प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ठीक है ना, याद। अगला सवाल है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी? कारण सहित उत्तर देना है आपको। इसके आंसर में आपको लिखना है कि आरंभिक समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों में अनेक विषमताएं थीं। हालांकि स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। विशेषकर पुत्रों को जन्म देने वाली माता के प्रति परिजन अधिक स्नेह अभिव्यक्त करते थे। जिसकी कोख में अधिक सुंदर, सुशील, वीर, सद्गुण संपन्न विद्वान पुत्र पैदा होते थे, समाज में उस स्त्री को निसंदेह अधिक सम्मान से देखा जाता था। ठीक है, समाज में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन था। पितृवंशिकता को ही सभी वर्गों और जातियों में अपनाया जाता था। कुछ विद्वान और इतिहासकार सातवाहन को इसका अपवाद मानते हैं। उनके अनुसार सातवाहनों में
मातृवंशिकता थी, क्योंकि इनके राजाओं के नाम के साथ माता के नाम जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी उपनिषद भी समाज में स्त्री पुरुष के अच्छे संबंधों के प्रमाण देते हैं। समाज में विवाहिता स्त्रियां अपने पति को सम्मान देती थी और वे प्रायः उनके गोत्र के साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं करती थी। कुछ इसी प्रकार महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्य यमभावी हो गया, है ना, अवश्य यमभावी हो गया, तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरे तथा अपने शुभचिंतकों का सम्मान करोगे। जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित रखता है वह पुरुष ही राज्य की देखभाल कर सकता है। लालच और क्रोध एक बुरी बला है, किंतु दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, फलतः उसका अंत बहुत बुरा हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आरंभिक समाज में लैंगिक असमानता जो है वो प्रचलित थी। ठीक है, तो इसको आप लोग को नोट कर लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि साक्ष्य जो ये दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं किया जाता था, परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधे सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही उपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह, है ना, बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव ये हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया, किंतु सातवाहन शासकों का मामला अलग था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विवाह के बाद भी उन्होंने अपने पिता के गोत्र नाम को ही कायम रखा। यह विचार ब्राह्मणवादी सिद्धांतों के विपरीत था। ठीक है, तो ये था इसका आंसर और इस चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया गया तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। थैंक यू।